हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के अंक में। हर रोज नया सीखने को मिलता है। हर सेट में नया नया क्वेश्चंस, शायद ही कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। 66वां आप क्लास देख रहे हैं। लगभग 3300 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल गए और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आने बाकी है। तो अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार हर क्लास में हम करते हैं कि शेयर जरूर करें। एक शेयर आपका मेरे लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न इतिहास से है, हिस्ट्री से है। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था। देखिए, अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज, ये तो बाद का बात है। कन्नौज का गहरवाल शासक जयचंद, बंगाल का सेन शासक लक्ष्मण, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले अगर कोई राजा हराया था तो वह था गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, जिसे भीम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने हैं और फिर समझने हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान भी हराया है, पृथ्वीराज चौहान हारा भी है। जिसके बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हराया है। तो एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूरज की स्थितियां जिम्मेदार है? चंद्रमा और सूरज की जो स्थितियां हैं वो जिम्मेदार है किसके लिए? तो ज्वार भाटा के लिए। और यह स्थिति कैसे साबित होता है, कैसे बताता है? कौन सा नियम है ये? प्रावर्तन का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जड़त्व का नियम है या फिर अपवर्तन का नियम है? तो यहां पे आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटेशनल लॉ, यही यह कारक है, यही यह बताता है कि ज्वार भाटा चंद्रमा और सूरज इसमें निहित है, यानी कि सूरज और चंद्रमा इसका जिम्मेवार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से आगे देखेंगे। तीसरा कहता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? 4 है, 3 है, 5 है और 7 है। कितने प्रकार के न्याय हैं? ठीक है, प्रस्तावना को आपको पढ़ने चाहिए। प्रस्तावना का शुरुआत होता है हम भारत के लोग, तो इसे भी कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में पहला शब्द क्या है, किस चीज से शुरुआत होता है। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसमें न्याय प्रणाली की भी बात की गई है। तो कौन सी न्याय प्रणाली है, कितने न्याय प्रणाली की बात की गई है? तो ऑप्शंस के अनुसार यहां पे हम देखेंगे प्रस्तावना में 3 न्याय है। कौन कौन से न्याय है? राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और सामाजिक न्याय है। 3 न्याय है। ठीक है, और तीनों न्याय प्रस्तावना द्वारा दिया गया है अपने नागरिकों को। क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है तब। अब ऑप्शन से यहां पे हम देखेंगे। माध्यम के दाब में कमी की जाती है, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, नमी में वृद्धि की जाती है, ऊपर के बी और सी दोनों। अब देखिए, बहुत ऐसे लोग क्या होते हैं, उपयुक्त सभी और उपयुक्त बी और सी दोनों पे ज्यादा टिक करते हैं, और यह तब होता है जब तुक्का मारना होता है। लेकिन अगर आपकी जानकारी सभी चीज में सही है तो तुक्का हम क्यों मारें? ठीक है, तुक्का तभी मारी जाती है जब इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये तुक्का में चला जाएगा और संभवतः 90% ये सही होने का चांसेस होता है। ठीक है, अब यहां पे देखें सबसे पहला कि ध्वनि जो होता है उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के माध्यम में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पहला ऑप्शन तो यहां पे गलत हो गए। ठीक है, अब आता है तापमान और नमी। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, ये प्रभावित क्या होता है? करता है, तापमान और नमी। तो संभवतः ऊपर के बी और सी दोनों ऑप्शंस जो हैं ये आपके सही ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब भी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब एक एक करके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सही नहीं है। ऐसा ये मत सोच लेना कि सही है। क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ने हैं। चलिए एक एक करके। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। लाल रक्त कणिका यानी कणे का मतलब है, इसको हम आरबीसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आरबीसी। तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। देखिए अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं हम लोग। बोन मैरो कभी कभी दिया रहेगा, तो अस्थि मज्जा में होता है। तो ये वक्तव्य जो है ये सही है। अब यहां पे कहता है कि मानव की रीढ़ की हड्डी में
28 कशेरुक होते हैं तो संभवतः ये गलत है, क्योंकि कशेरुक की संख्या जो होती है ये 33 होती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। अब आगे भी दोनों को देख लेंगे। यहाँ पे मध्य कर्ण में यानी कि कान में, ठीक है, मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। बिल्कुल सही ये बात है, ठीक है। कान की जो हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, इसका नाम स्टाइप्स या स्टेप्स, कहीं स्टाइप्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चौथा कहता है मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। बिल्कुल सही है। तो 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस तो आपके सही हैं, लेकिन ये ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं 28 कशेरुक नहीं होते हैं बल्कि 33 कशेरुक होते हैं। तो जानकारी एक एक करके लेंगे, एक एक वक्तव्य को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले घटी थी। देखिए घटना एक एक करके पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन सी घटना कब हुई है। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले घटी है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये अपेक्षिता सिद्धांत कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो ये संभवतः 1915 ईस्वी में लाया गया था, 15 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था, 1915 ईस्वी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैक्स प्लांक के द्वारा जो क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, ये जो थ्योरी दिया गया था, ये संभवतः 1900 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, 1900 ईस्वी में। अब देखेंगे मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। मार्कोनी के द्वारा जो बेतार, जिसको बेतार सिग्नल कहा जाता है, तो ये कब हुआ था, ये 1897 ईस्वी का समय था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष अगला पे हम देख लेंगे। मैडम मैरी क्यूरी देखिए पहली महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी, यानी कि पहली ऐसी महिला बनी जो कि नोबेल जीती थी, ठीक है। तो वो सन कब था, 1903 ईस्वी। हालांकि ये 2 बार जीती है और पहली महिला बनी थी जो कि 2 बार नोबेल जीती थी। तो मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी 1903 ईस्वी में। अब यहाँ पे आपको देखने हैं कि पहले घटना कौन घटी थी। तो जाहिर सी बात है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल जो भेजा था वो 1857 ईस्वी में ही ये हुआ था। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत आया, ठीक है, उसके बाद क्यूरी आया, तब जाके सापेक्षता का सिद्धांत आया, अपेक्षिता का सिद्धांत। तो एक एक चीजों को यहाँ पे समझ लेने हैं और उसके बाद इसका आंसर देना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्नलिखित में किसकी रचना है ये बताना है। ये किसने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। पर्वतारोही है ये सलमान रश्दी, अरुणिमा सिन्हा, एमसी मैरी कॉम, हुसैन जैदी। तो ये अरुणिमा सिन्हा का लिखा हुआ रचना है, ठीक है। ये बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये रचना है। तो रचना को पढ़ना है, उसके लेखक को पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजों को आपको देखना है। एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे जो आप देखेंगे सभी आपको नए लगेंगे। हो सकता है आप अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपके लिए इजी लगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन हर दिन कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ब्राइट स्रोत शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, किडनी या मानव आंख। ब्राइट स्रोत किससे संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, किस अंग को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, किडनी, ब्रिक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ब्राइट स्ट्रोक किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है दर्द निवारक दवा है एक जिसको हम लोग आयोडेक्स कहते हैं। इसमें गंध होता है, वो गंध किस रसायन के कारण होता है ये बताना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहां पे पूछा जा रहा है दर्द निवारक जो दवा होता है आयोडेक्स, उसमें जो गंध होता है वो किस रसायन के कारण होता है। तो एक एक चीजों को यहां पे देखेंगे। मिथाइल सैलिसिलेट होता है, ग्लूकोसाइमाइन होता है, पेप्टोग्लाइक होता है, लिपोप्रोटीन होता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आपका सही जवाब यहां पे होगा मिथाइल सैलिसिलेट होता है आयोडेक्स में, जिसके कारण उसमें गंध आता है, ठीक है। चलिए जैसे कि गैस में मरकैप्टन होता है जिसके कारण गैस महकता है, अन्यथा जो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है जो कि खाना बनाने के काम आता है वो गंधहीन है, उसमें गंध ही नहीं है। तो कैसे रिसाव हो रहा है, कैसे पकड़ेंगे कि गैस लीक हो रहा है। तो उसके लिए उसमें मरकैप्टन मिला दिया जाता है ताकि गंध से पहचाना जा सके कि क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है।
हम बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा संभव होता है? देखिए, प्रतिध्वनि रिपीट हो गया है, ध्रुवीकरण या फिर विवर्तन। तो ये ध्वनि के किस गुण के कारण संभवतः हो पाता है? जैसे बंद कमरा है, लाइट नहीं है और हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख नहीं सकते, लाइट नहीं रहने के कारण। तो वैसी स्थिति में ये कौन सा गुण है ध्वनि का जिसके कारण हम सुन पाते हैं? तो आप यहां देख सकते हैं, प्रतिध्वनि तो सामने से भी सुना जा सकता है, लेकिन अंधेरे में तो विवर्तन इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है, विवर्तन इसका सही जवाब होगा। ध्वनि का जो गुण है विवर्तन, इसके कारण हम अंधेरे में भी बात कर रहे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं बदलता है? अब यहां ध्यान से देखें, अपवर्तन के फलस्वरूप नहीं बदलता आयाम है, वेग है, तरंग दैर्ध्य या फिर आवृत्ति है। 4 ऑप्शन आप यहां पे देख रहे हैं। तो कौन ऐसा इसमें है जो कि अपवर्तन के फलस्वरूप नहीं बदलता है? तो ये तो आवृत्ति हो जाएगा, बहुत आसान है, ये शायद आप पढ़े होंगे तो आसान है। 12 कहता है कृत्रिम मौसम पैदा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन, साइटोट्रॉन, संचायक या फिर कैलिपर्स। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो कृत्रिम मौसम पैदा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपकरण का नाम है साइटोट्रॉन। ये 12 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उपकरण को भी आपको पढ़ लेने हैं, किस काम में वो आता है, ठीक है। 13 देखेंगे, एक नियम है नियत अनुपात का नियम, ठीक है, एक है निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि दोनों एक ही है, नियत और निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया ये बताना है। तो ये फोर्ड है, जोसेफ प्राउस्ट है, रोजर बैंकन है या फिर जॉन डाल्टन है। तो ये नियत अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आप पढ़े होंगे, ये जोसेफ प्राउस्ट है, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ये नियम दिया गया है, नियत अनुपात का नियम। चलिए, मैराथन जो दौड़ होता है, आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? कितनी दूरी तय करनी होती है? 30 मील 385 गज, 20 मील 385 गज, 15 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 मील, ठीक है। 26 मील मैराथन दौड़ने के लिए दूरी तय होती है, 26 मील 385 गज, और ये लगभग 42 किलोमीटर समथिंग होता है। 15 नंबर सवाल देखेंगे, हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा संक्रमण है, किस अंग से संबंधित है ये बताना है। ये वृक्क है जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं, यकृत है जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं, मस्तिष्क है जिसे हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, हृदय है जिसे हम लोग हार्ट भी कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। बहुत लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए वृक्क है कैसे पता लगेगा, किडनी समझते हैं सीधे सीधे। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जानलेवा संक्रमण होता है यकृत का, यानी कि लीवर का ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन कह सकते हैं, सॉरी। 16 संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था या परिवर्तित किया गया था? 49 है, 1953 है, 1947, 1950 है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये आपको पता होगा, 1946 ईस्वी में। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को। ये सारी चीजें आपको इससे संबंधित याद रखने हैं, ठीक है, क्वेश्चन से राइज होंगे। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था, याद रखना है। गठन, प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था ये भी बताइए? सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी पूछते हैं बार बार। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 11 दिसंबर का जो बैठक हुआ था, 11 दिसंबर का जो बैठक हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। एक चीज और याद इसमें कर ले थोड़ा सा, वो 13 दिसंबर को जो तीसरा बैठक हुआ था, तृतीय बैठक, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था? कमेंट करके हमको बताइए। चलो हम इसको छोड़ देते हैं, आप कमेंट करके हमको बताइए कि 13 दिसंबर तीसरा बैठक जब हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था?
ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी हमने इतना बताया, संविधान सभा के बारे में इतनी जानकारी जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी, ठीक है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950 ईस्वी में। तो ये सारी चीजें जानकारी के लिए दे दी गई है। बहुत ऐसी चीजें होती है जो बार बार हम रिपीट करते हैं, तो ये भी हम रिपीट किए हैं और बाकी का काम आपको दे दिए हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 17 क्या कहता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। बहुत आसान है, अगर आप पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब ढूंढ लेंगे, 1/6 हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब अब अगर आप देखेंगे तो 4% बढ़ाने पर आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। 19 नंबर सवाल कहता है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। संभवतः ये हम पहले बता चुके हैं, अगर इस चीज को पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 664 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है, अगर ध्वनि की चाल वायु में बात हो रही है 332 मीटर पर सेकेंड है, अगर दबाव को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो संभवतः यह कितना हो जाएगा? 664 मीटर पर सेकेंड, या फिर आधा हो जाएगा 166 मीटर पर सेकेंड। चलिए, हमने बताया है कि ध्वनि का जो चाल होता है माध्यम में दबाव का कोई असर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 332 मीटर पर सेकेंड है तो दबाव भी डालिएगा, दोगुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, लेकिन उसका जो वेग है वो 332 मीटर पर सेकेंड चाल होगा, ठीक है, वेग नहीं चाल होगा। चलिए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, सितार और बांसुरी, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद, यानी कि दोनों में अंतर कैसे किया जा सकता है, किस कारण से किया जा सकता है, ये बताना है। देखिए, तारत्व, प्रबलता और गुणता, ये ऑप्शंस ए में है। केवल तारत्व और प्रबलता, सी में कहता है केवल ध्वनि प्रबलता, और डी कहता है केवल ध्वनि की गुणता पर इससे निर्भर करता है। अब देखिए, ध्वनि का जो भेद होता है, ध्वनि का जो गुण होता है, वो तारत्व होता है, प्रबलता होता है, गुणता होता है, ठीक है। तो ये इसका गुण है, ध्वनि का गुण है, ठीक है, तारत्व, प्रबलता, गुणता। लेकिन अंतर पूछ रहा है कब? बांसुरी और सितार में। तो ये कब होगा? केवल ध्वनि के गुणता से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा चालन है, संवहन है, विकिरण है, प्रकीर्णन है। तो ये सब ऊष्मा का संचरण की विधियां हैं, जैसे चालन है, संवहन है, विकिरण है, ये ऊष्मा का संचरण की क्या है? विधियां हैं। तो ये से आपको याद रखना है, ऊष्मा का संचरण कैसे कैसे होता है। चालन से होता है, संवहन से होता है, विकिरण से होता है, ठीक है, प्रकाश में कैसे होता है, ठोस में कैसे होता है, उसी तरह से गैस में कैसे होता है। इन सारी चीजों को आपको समझना है। तो ऊष्मा का संचरण कर रहा है आणविक संचलन के द्वारा, तो ये चालन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी एक तकनीक है जो पेट अथवा शरीर के कोई भी आंतरिक अंग का निरीक्षण किया जा सकता है उसके द्वारा। तो उस तकनीक किस चीज पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, या फिर व्यतिकरण पर, या फिर विवर्तन पर, या फिर ध्रुवन पर। तो इसका सही जवाब बताना है कि कौन सा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, कौन सही होगा? तो इसका सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इंडोस्कोप काम करता है। इंडोस्कोप कौन चीज पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए 23 कहता है, किसी खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन से थे ये? सुशीला देवी, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर, या फिर विश्वनाथन आनंद। तो देखिए, प्रथम राजीव खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992-91 में हुआ था, 91-92 में हुआ था, 92 अगर मान ले जाए, ठीक है, ठीक है, बीचों बीच 1992 हम मानते हैं। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले दिया गया था किनको? विश्वनाथन आनंद को। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम। 24 देखिए, तंजौर चित्रकला शैली है, एक शैली है जो कि दक्षिण भारत में है,
प्रसिद्ध है तंजौर चित्रकला शैली। इसका उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? मुगल तो होगा नहीं क्योंकि ये तो दक्षिण में था नहीं। चोल, कौशल, चंदेल, तो चोल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चोल शासकों के द्वारा, चोल राजवंश में यह। आगे देखेंगे 25, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम। ध्यान से देखें, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। ठीक है, और यह लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि उस समय क्या था? वायसराय था। वायसराय था, वायसराय, भारत का वायसराय, ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे भारतीय गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? तो लॉर्ड कर्जन, जो कि वायसराय था उस समय। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या था? 1905 तक था। तो जाहिर सी बात है इसमें 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1907, 1904, 1903, 1905। तो ये जो अधिनियम लाया गया था 1904 ईस्वी में लाया गया था। तो इसे ध्यान में रखने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लाया गया था। और एक चीज और क्वेश्चंस बनते हैं, राइज होते हैं, पूछा जाता है बार बार, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता बताइए किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को बोला जाता है, मैटकॉफ। ठीक है, मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 26 कहता है भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट यानी कि ब्लैक बजट भी इसे कहा जाता है? 1970-71 का, 1973-74 का, 4-5 का, 13-14 का। तो ये जो काला बजट है ये भारत के इतिहास में एक बार ही हुआ है, प्रथम बार और अंतिम बार भी कह सकते हैं। मात्र एक बार भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास में मात्र एक बार काला बजट या ब्लैक बजट के रूप में उस साल को जाना जाता है। और वह साल है 1973-74, जो कि इंदिरा गांधी का समय था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। ठीक है, और बजट को काला बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, कहा जाता है। 27 नंबर, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? एक एक पॉइंट को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला कहता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%। नहीं, ये गलत नहीं है, डिफिनिट होना चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ये तो सही है। ठीक है, कुल सदस्यों का 15% मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, ये भी गलत है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 50% हो ही नहीं सकता। तो ये बी जो आपका ऑप्शन है, केवल लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, ये सही है। ठीक है, इतने मंत्रिपरिषद होनी ही चाहिए, मंत्रिमंडल में होना ही चाहिए। ये कोरम जो है 15% का, ये पूरा होना चाहिए। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 क्या कहता है? भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में कौन सी थी? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम। तो भारत में शास्त्रीय भाषा की अगर हम लोग बात करें, भारत में शास्त्रीय भाषा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा की संख्या की अगर बात करें तो कितने हैं? 6 प्रकार की भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे 2004 ईस्वी में सबसे पहले सर्वप्रथम कह सकते हैं, सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया था? तमिल को शामिल किया गया था। सबसे पहला भाषा जो था ये तमिल को शामिल किया गया था, तो इसका सही जवाब तमिल हो जाएगा। फिर 2005 ईस्वी की अगर हम लोग बात कर लें तो 2005 ईस्वी में किसे? संस्कृत को शामिल किया गया था, संस्कृत को शामिल किया गया था। उसी तरह से 2008 ईस्वी में 2 भाषा को शामिल किया गया था, एक कन्नड़ था और एक तेलुगु था। ठीक है, कन्नड़ तेलुगु 2 भाषा को शामिल किया गया था। उसी तरह से 2013 में शामिल किया गया था किसको? मलयालम को, मलयालम को शामिल किया गया था। और 2014 ईस्वी में शामिल किया गया था उड़िया को, उड़िया, ठीक है, जो कि उड़ीसा के भाषा के रूप में जाना जाता है इसे। तो शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लास्ट वाला जो भाषा है उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। और इस तरह से भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है?
6 है, इसे आप याद रखेंगे कौन कौन है। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। सबसे पहले तमिल को शामिल किया गया था और बाद में उड़िया 2014 में शामिल किया गया था। तो एक एक चीजों को आपको समझने हैं। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया था? कौन था ये? नंदन नीलकेनी समिति, एचआर खान समिति, हर्षवर्धन समिति, सुरेश माथुर समिति। 4 ऑप्शन हैं जो भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उपाय से संबंधित जो भी सुझाव था वो आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत किया था। ये किसने किया था? नंदन नीलेकनी समिति ने किया था। ठीक है, नंदन नीलेकनी समिति। चलिए 30वां नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? कौन सा है? अनुच्छेद 45, 44, 42, 37। यानी कि ये चारों अनुच्छेद जो आप देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग कितने में है? भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। तो भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तत्व भी कह सकते हैं इसको, सिद्धांत तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 45, 44, 42, 48। तो यहाँ पे जो आप चीज देख रहे हैं, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था का जो निर्देश देता है ये अनुच्छेद 38 है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? गोवा में एक एक करके हम लोग देख ही लेंगे। पहला कहता है डंडेली वन्यजीव अभयारण्य, ये तो कर्नाटक में है। डंडेली कहाँ है? कर्नाटक में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये जो है ये गोवा में है। ठीक है, अगला देख लेंगे चिनार वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल में है, केरला में है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार। तो क्या पूछ रहा है? गोवा में स्थित है, तो गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, डंडेली कर्नाटक में, चिनार केरल में है, इंटरव्यू कहां है? अंडमान निकोबार में है। चलिए 32 कहता है चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? जलाशय है, चंबल नदी पर बना गया है, बांध बनाया गया है जिसके कारण वहां जलाशय का निर्माण हुआ है। गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर, गोविंद सागर। तो ये हो जाएगा गांधी सागर। ये जलाशय का क्या नाम है? गांधी सागर, जिसे झील के रूप में भी जाना जाता है। इनमें कौन से जोड़े का मिलान सही है? सही है सो बताना है। नेवेली लोहा नहीं, नेवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। नेवेली जो है ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? नेवेली तमिलनाडु में है। तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। राउरकेला अब्रखनई, ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? राउरकेला। झरिया कोयला, देखिए ये सही है, ये मिलान सही है। झरिया कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में स्थित है। हजारीबाग भूरा कोयला, ये गलत है, हजारीबाग भी झारखंड में है। तो इस तरह से आपको मिलान करके देख लेने हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहां से होता है? इंसुलिन हार्मोन जो कि चीनी या शुगर जो बीमारी होती है उसे कंट्रोल करता है। इंसुलिन, इंसुलिन अगर निकलना बंद हो जाए या स्रवन कम हो जाए तो वो रोग जो होता है उसे हम लोग चीनी या फिर शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता कहां से है? पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, ये गलत है। पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, ये सही है। थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन का हार्मोन होता है, सॉरी इंसुलिन हार्मोन का स्रवन होता है। तो 34 आपने देखा। अब 35 देखेंगे। 35 क्या कहता है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। तो सार्वजनिक क्षेत्र है तो इसे निजीकरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, एक उपकरण है, यह किस परिघटना पर आधारित होता है ये बताना है। ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन, ध्वनि तरंगों का परिकीर्णन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये प्रावर्तन के नियम पर होता है, प्रावर्तन के नियम। ठीक है, तो इसका सही जवाब ए होगा। ओलंपिक 2024 करंट से संबंधित है, आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई है? जापान, फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बताना है कि ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया जाएगा ये पेरिस में किया जाएगा, जो कि फ्रांस की राजधानी है।
38 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 38 कहता है बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल भी करता है? ऑप्शन है पंचायत राज, राज्य सरकार, स्थानीय राज, नगर पालिका। तो बिक्री कर राज्य सरकार लगाता है और राज्य सरकार ही वसूल करता है। क्वेश्चन अगला है, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो झील बनता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम फ्रेंडली, ठीक है। तो जब नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो झील का निर्माण होता है उसे लैगून झील कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं, माटी कहते हैं या फिर गोखुर कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गोखुर झील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोखुर झील। 40, निम्नलिखित में किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? कहां? इंग्लैंड में, लंदन में खास करके। विकास जी कामा, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि होम रूल सोसाइटी लंदन में स्थापित किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए, थल समीर और एक है समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? कैसे बनता है? चालन, समन, विकरण या फिर ज्वार भाटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवहन के कारण ऐसा संभव होता है, ठीक है। थल समीर और समुद्री समीर जो होता है वो संवहन के कारण ही बनता है। क्वेश्चंस देखेंगे आगे। 42, पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? समय ज्ञात करने के लिए उसमें लोलक घड़ी या फिर मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी या फिर लोलक घड़ी या फिर स्प्रिंग घड़ी में से कुछ, न लोलक घड़ी ना ही स्प्रिंग घड़ी। तो अंतरिक्ष यात्री को कौन सी घड़ी चाहिए? इसमें मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी, ठीक है। इससे वो समय ज्ञात कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे 43 क्वेश्चंस। मनुष्य में निष्कासित वायु में ऑक्सीजन जो होता है लगभग होता है मांसपेशियों के थकने के दौरान, ठीक है। ऐसे तो नियमतः 16% होता है, लेकिन जब मांसपेशियां थक जाती है तो उस समय जो ऑक्सीजन होता है इसका लेवल घटकर 10% तक चल जाता है, ठीक है। 10% पर चल जाता है। आगे देखेंगे निम्न में कौन सा लिपिड संतुलित आहार में आवश्यक है? लिपिड यहां पे पूछा जा रहा है। लिनोलिक, पाल्मिटिक, ओलिक, अस्टियरिक। तो इसका सही जवाब अस्टियरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, जो कि संतुलित आहार में आवश्यक होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। 45 कहता है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है, कोर गैसों से भरा हुआ है, केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, या फिर कोर उष्मा के प्रति अपेक्ष है, अब अप्रवेश्य है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। तो केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 46, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कहता है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? चतुष्फलकीय सिद्धांत ये नहीं होगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये भी नहीं होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये इसका सही जवाब हो, कांत सिद्धांत भी नहीं होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा इसका सही जवाब। चलिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया था, क्या जोड़ दिया गया था? ये भारतीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव के बारे में बात कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर विशेष बल दिया गया था, या फिर निजी क्षेत्र के महत्व पर बल दिया गया था, या फिर सार्वजनिक एवं विदेशी क्षेत्र के महत्व पर, या फिर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बल पर दिया गया था। तो यहां देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर ही बल दिया गया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में। क्वेश्चन कहता है 48, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला, ध्यान से देखें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चंस कहां लाके रखा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यहां क्या जो रहा है? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए? तो क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना दे, महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो इसका सही जवाब धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है, धर्मपाल शासक। 49 है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? आंत है, आंत इसको कह सकते हैं, हृदय है, आंख है, मस्तिष्क है। तो डिप्लोपिया जो बीमारी होती है वो आंख से संबंधित बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी डिप्लोपिया है, याद रखना है, नाम है डिप्लोपिया, ना कि डिप्थीरिया, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। आज का अंतिम सवाल है, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है? ठीक है, क्रोमिक है, साइट्रिक है, क्लोरोनीलिक है, या फिर फ्यूमरिक अम्ल है। तो स्याही बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्यूमरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों ये रहा 50 प्रश्न। कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि सभी इसका फायदा उठा सके जीएस सेट का।
मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले अंक में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।